हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैनफिक्स एक्सप्लेन। गाइस, हम मेजर किंग दिस नाइट का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने जा रहे थे। अब इवो और जैन अपने अपने ऑफिस आ गए थे। जैन के ऑफिस में जंक्शन उसका वेट कर रहा था क्योंकि उसे अपने मैरिज को लेकर बात करनी थी। और दूसरी तरफ इवो जब अपने ऑफिस पहुंचता है तब वो देखता है कि उसकी बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, जहां उसके ब्रदर एंड होने वाले फ्यूचर ब्रदर इन लॉ की मैरिज प्रपोजल को लेकर बात होनी होगी। तब वो सब लोग अपने अपने चेयर्स पे जाके मीटिंग बोर्ड मेंबर्स के साथ बैठ जाते हैं। अब मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। सारी चीजें बहुत उन लोगों के लिए नॉर्मल थी, लेकिन इवो गौर कर सकता था उसके भाई के चेहरे को देखकर कि वो कितने अनकंफर्टेबल और कितने सैड हैं। दूसरी तरफ हाइकॉन ये सोच रहा होता है कि क्या मेरी लाइफ इसी तरह बीतने वाली है? क्या सच में जिससे मेरी शादी होगी वो मुझसे प्यार करेगा, या सिर्फ हमारी शादी एक बिजनेस रिलेशनशिप बनकर रह जाएगी हमारे लिए भी? जंक्षा घर जाकर हाइकॉन का नंबर मुश्किल से इधर उधर से निकालता है और उसे लगातार कॉल कर रहा होता है क्योंकि उसे मैरिज प्रपोजल को लेकर बात करनी थी। ये मैरिज प्रपोजल शायद उन दोनों कंपनीज के बीच में हो रहा था ताकि उनका बिजनेस और ज्यादा सक्सेसफुल हो सके। पर जंक्षा ये चाहता था कि मैरिज होने से पहले वो अपनी और हाइकॉन के बारे में जान ले कि वो किस हद तक शादी के लिए तैयार है, या वो खुद किस हद तक शादी के लिए तैयार है। वो बहुत बार हाइकॉन को कॉल करता है, लेकिन मीटिंग में होने की वजह से हाइकॉन ने अपना फोन साइलेंट पे कर रखा था, जिसकी वजह से लैन हाइकॉन ने एक भी बार जंक्षा का नंबर नहीं देखा और नहीं उसका फोन उठाया। इवो सभी मेंबर्स को रोकते हुए कहता है, क्या अगर इसके बारे में हम डिस्कस करने आए हो तो मुझे कुछ पूछना है। इवो की आइज कोल्ड आवाज को सुनकर सब बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं कि उसकी आवाज बहुत ज्यादा कोल्ड थी, उसका फेस बहुत इमोशनलेस था। इवो वहां खड़ा होकर सबको वो करता है और स्टार्ट करता है अपनी बात कहना। अपनी बात वो कह रहा होता है, तभी हाइकॉन का फोन अचानक से हाइकॉन के हाथ से नीचे गिर जाता है। सभी की नजर उस पर चली जाती है क्योंकि हाइकॉन ने जो बात अभी इवो के मुंह से सुनी उसके लिए चौंका देने वाला था। इवो ने कुछ देर पहले अभी सबके सामने बोर्ड मीटिंग में ये कहा था कि अगर हमारे ब्रदर की शादी फ्यूचर ब्रदर इन लॉ से होती है और वो अपनी लाइफ में अपने पार्टनर अपने मेट के साथ खुश नहीं होते तो ये जिम्मेदारी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? क्या यहाँ कोई है जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? सभी लोग वहां चुप हो गए और हाइकॉन के हाथ से वो फोन देख ही रहा होता है कि फोन छूट जाता है। इस बात की जिम्मेदारी कोई भी लेने को तैयार नहीं था, लेकिन हाँ, और शादी को करवाने के लिए सभी लोग तैयार थे। जब इवो देखता है यहाँ किसी के पास कोई जवाब नहीं है तो वो कहता, हमें लगता है अच्छी मीटिंग यही खत्म होगी, और इवो वहां से उठकर चला जाता है। उसके बाद हाइकॉन भी एक मिनट नहीं रुकता और वो भी मीटिंग रूम को छोड़कर चला जाता है अपने फोन। वो अपना फोन बाहर जाके चेक करता है तो किसी अननोन नंबर से उसे 99 कॉल्स आ चुके थे और ये जो दोबारा कॉल आया वो 100 टाइम्स हो गए थे। हाइकॉन को समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बेसब्र कौन है जो मुझे 100 टाइम्स कॉल कर चुका है। अब लेट नाइट का समय था। दूसरी तरफ जैन काम में इतना ज्यादा व्यस्त हो गया था कि उसे याद ही नहीं था कि उसकी ग्रैंडमा के साथ उसे डिनर भी करना है, और इवो ने उसका फोन बुरी तरीके से तोड़ दिया था जेलेसी की वजह से। इसलिए ग्रैंडमा जब उसके फोन पे कॉल कर रही थी तो भी उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तब अंत में उसकी ग्रैंडमा ने ऑफिस के नंबर पे फोन किया और कहा, क्या मैं जैन से बात कर सकती हूँ? बोलते, यस मैम, सर अभी भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, उन्हें अभी थोड़ी देर लगेगी। तब ग्रैंडमा जोर से चिल्लाते हुए कहते, उसे फोन दो, उस बेवकूफ को ये भी याद नहीं है कि उसे आज मेरे साथ डिनर करना है। क्या वो भूल गया? तभी वो दूसरी तरफ कार लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है क्योंकि उसे जैन से मिलना होता है। जैन, अब हम देखते हैं कि जैन की ग्रैंडमा बहुत ज्यादा गुस्से में बोलती है, जिसकी वजह से सेक्रेटरी डर जाती। अब सेक्रेटरी जल्दी से जाके जैन को फोन दे देती है। जैन जैसे ही फोन लेता है और हेलो कहता है
तभी जैन की ग्रैंडमा जैन पे चिल्लाते हुए कहती, विल जैन, क्या तुम भूल गए कि तुमने अपनी ग्रैंडमा से प्रॉमिस भी किया था कि तुम आज का डिनर उसके साथ करोगे? जरा समय देखना था। तो जैन अपने वॉच में देखता है कि अभी ठीक 11:15 हो रहा है, जो कि डिनर टाइम से भी ऊपर का समय हो गया था। तब जैन कहता है, ग्रैंडमा बस मेरा काम खत्म हो गया, मैं बस आ रहा हूँ, आप मेरा वेट करो, बस मैं आ रहा हूँ। ये कहकर जैन जल्दी से अपने फाइल्स बंद करता है और ऑफिस से बाहर दौड़ता है। दरवाजा खोलने से पहले ही जैन अपने सेक्रेटरी को बोलता, मेरे डेस्क को साफ कर दो और जल्दी से इसे ठीक करके घर चली जाओ, गार्ड्स तुम्हें घर छोड़ देंगे। जैन जल्दी से पार्किंग एरिया में पहुंचता है और कार का दरवाजा खोलता है। कार का दरवाजा खोलने का समय आता है तो उसे याद आता है, ओह शिट, मैंने तो अपनी कार की कीज ऑफिस में ही छोड़ दी। वो वापस लिफ्ट की तरफ जाता है, तब उसकी सेक्रेटरी नीचे आ रही होती है सारा ऑफिस का मेस साफ करके जैन का। तब वो बोलती है, सर आप अपना की ले जाना भूल गए थे, इसलिए मैं लेकर आ गई। तभी वो कहता है, थैंक यू, मैं तो सच में भूल ही गया। जैन कहता है, थैंक यू, मैं तो इसे भूल ही गया। वो जल्दी से अपना कार का डोर ओपन करता है और कार को काफी ज्यादा स्पीड में ले जाता है। और वो अपने घर जब पहुंचता है तब देखता है उसकी ग्रैंडमा बहुत गुस्से में उसका इंतजार कर रही। वो अपनी ग्रैंडमा के आगे जाकर नीज पे बैठ जाता है, अपना सर झुका लेता है और कहता है, आई एम सॉरी ग्रैंडमा, मैं फिर आज भूल गया कि मुझे आपके साथ डिनर करना था, पर मेरा वेट करने के लिए थैंक यू ग्रैंडमा, आई लव यू। तब ये इस बात सुन के ग्रैंडमा का गुस्सा बिल्कुल मेल्ट हो जाता है जैन की बनी स्माइल के सामने। जैन का सर पे हाथ रखते उसकी ग्रैंडमा बोलती है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करना। अब वो दोनों खाने के लिए डाइनिंग एरिया में चले जाते हैं। डाइनिंग टेबल पे जब जैन जाता है देखता है उसके आगे इतने सारे डिशेस रखे हुए थे जो बहुत ज्यादा स्पाइसी, स्वीट, हर तरीके की डिश वहाँ मौजूद थी, जिस वजह से जैन के मुंह में तो पानी आ गया और वो कहता है, मैं कितनी देर से भूखा था और मैंने इतना सब कुछ मिस कर दिया, काश ये तब जैन की ग्रैंडमा कहती है, गर्मी है बेवकूफ, जब तुमने कहा तुम आ रहे हो तब मैंने इन सारे डिशेस को दोबारा से सर्वेंट्स को गर्म करने का ऑर्डर दिया था। जैन खुशी से अपनी ग्रैंडमा को हक करता है और खाने की टेबल पर बैठ जाता है। सर्वेंट्स उसे खाना सर्व कर रहे होते हैं और जैन जब इसे अपने मुंह में लेता है तो वो कहता है, ग्रैंडमा ये बहुत टेस्टी है, आपने बनाया ना, आपने इतनी मेहनत क्यों की, सर्वेंट्स थे ना। तब ग्रैंडमा कहती है, मैं इतना बोर हो गई थी कि पूछो मत, इसलिए मैंने सारा खाना खुद सर्वेंट्स की मदद लेकर बनाया, परेशान मत हो, मैंने ज्यादा थकी नहीं, मैंने सिर्फ इसे बनाया, सारे काम सर्वेंट्स ने किए हैं। तब जैन कहता, ओह माय स्वीट ग्रैंडमा, थैंक यू ब्यूटीफुल लेडी, आई लव यू सो मच। तब जैन की ग्रैंडमा अपना सर हिलाते हुए कहती है, आई लव यू टू जैन। अब वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हाइक्वान अपना फोन लेता है और उसी नंबर पे दोबारा कॉल करता है। जब वो दोबारा उस नंबर पे कॉल करता है दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो, क्या ये लैन हाइक्वान का नंबर है? तब लैन हाइक्वान कहता है, यस मैं ही बोल रहा हूँ, आप कौन? तब वो दूसरी तरफ से जमशेद चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो, इतनी देर से मैं तुम्हें फोन करा, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? क्या तुम चाहते हो तुम्हें स्पेशल एक्स्ट्रा हर कोई अटेंशन देता रहे? हाँ, माना तुम लंग्स एम्पायर की होने वाले हायर हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतना ज्यादा भाव खाओ। जमशेद की बातें सुनकर लैंचर को समझ में नहीं आया था ये है कौन जो उससे ऐसे बात कर रहा है। तब जमशेद को हाइक्वान कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं? बहुत कम ही लोग जमशेद को अनॉय कर पाते थे। तब जमशेद अनॉय होकर कहता है, ओह मैं जमशेद बोल रहा हूँ, जियांग्स का सन। तब जमशेद का नाम सुनते ही वो साइलेंट हो जाता है, उदास हो जाता है। तब वो कहता है, क्या हुआ, बोलो, क्या तुम्हें भी हमारे मैरिज प्रपोजल को लेकर बिजनेस की बात करनी है? जमशेद की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो अचानक से रुक जाता है बोलने से पहले, क्योंकि उसने अभी गौर किया कि हाइक्वान की आवाज में बहुत ज्यादा सैडनेस है। उसने कहा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? तब जमशेद की आवाज ऐसे सुनकर हाइक्वान को बहुत बुरा लगता है कि उसने उसे भी सैड कर दिया। तब हाइक्वान कहता, नहीं कुछ भी नहीं। तो जमशेद कहता है, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे मेरे घर से आके पिकअप करो। हाइक्वान ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या तुमने सुना नहीं?
मैंने क्या कहा? आकर मुझे मेरे घर से पिकअप करो। यू इडियट, अपने कान को साफ करवाओ, बहरे हो जाओगी कुछ दिन में। हाईक्वान बहुत ज्यादा एम्बैरेस महसूस करता है और वो ऑकवर्डली पूछता है, क्या तुम्हारी फैमिली को एतराज नहीं होगा? तब जंगशा जवाब देता है, हमें जब एतराज है शादी से तो क्या वो हमारी बात मान रहे हैं? जब हम उनकी विश पूरी कर रहे हैं तो उन्हें अब हमारी चीजों से एतराज क्यों होगा? आकर मुझे मेरे घर से पिकअप करो जल्दी। तब हाईक्वान कहता है, काफी रात हो गई, एक ओमेगा के लिए एक अल्फा के साथ इस वक्त घूमना सेफ नहीं होगा और ना ही ये उसकी रेपुटेशन के लिए अच्छा होगा। तब जंगशा कहता है, रेपुटेशन को साइड में रखो और आकर मुझसे मिलो। वो जाओ और जल्दी से घर से पिकअप करो, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, फास्ट। तभी देर जंगशा उसकी तरफ से कोई आंसर नहीं सुनता है। तब वो समझ जाता है हाईक्वान अभी भी सैड और हेजिटेट कर रहा है, ऑकवर्ड फील कर रहा है। तब जंगशा को आइडिया आता है, जैसे वी से टीज करता है, क्यों ना आज वो भी इस चीज को अपना कर देखे, शायद लैंसचैन का मूड बदल जाए। तब वो कहता है, माय फ्यूचर हस्बैंड जल्दी और मुझे पिक कर, मैं तुम्हें वेट कर रहा हूँ, तब तक मैं तुम्हारे लिए तैयार होने जाता हूँ। ये सुनकर हाईक्वान और ज्यादा एम्बैरेस्ड हो गया और कहीं ना कहीं वो ब्लश करने लगा, उसके चिंस पिंक हो गए थे। वो कहता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ तुम्हें पिक करने। ये सुनकर जंगशा बहुत ज्यादा खुश हो गया और वो सोचता है, कभी कभी इस बेवकूफ जैन की भी ट्रिक्स काम कर जाती है फ्लर्ट करने की। दूसरी तरफ हमारा जैन अपनी ग्रैंडमा के साथ डिनर फिनिश करता है और ग्रैंडमा कहती है, जाकर तुम रेस्ट करो, तुम ऐसे से काम कर रहे थे। ग्रैंडमा से बीच में तुम्हारी मुलाकात आज जिन्स की हायर से हुई, क्या बात हुई थी तुम्हारी? तो वो बोलता है, कुछ नहीं ग्रैंडमा, बस उन्हें मल्टीनेशनल नॉट्स के बारे में बात करनी थी, जहाँ लैंस में सेकंड हायर भी वहां मौजूद थे। ठीक है जेम्स, आके तुम नहा लो जल्दी से और सो जाना जल्दी, क्योंकि तुम्हें कल मीटिंग भी अटेंड करनी है। तब जैन कहता है, ठीक है ग्रैंडमा, मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट ग्रैंडमा। वो ग्रैंडमा को जाने से पहले हग करता है, उनके चिक्स पे किस करता है। तब जैन की ग्रैंडमा उसे पेट करते हुए कहती है, गुड नाइट जैन, स्वीट ड्रीम बेबी। तब जैन अपने रूम में चला जाता है। इवो दूसरी तरफ अपने घर में जाके फटाफट फ्रेश होता है और वो जैन के घर के लिए निकल जाता है। इवो अब जैन के घर के बाहर खड़ा होता है और वो सोच रहा होता है कि अंदर कैसे जाना है। तभी उसे पीछे से एक रास्ता दिखता है जो कि ज्यादा दूर नहीं था जैन के कमरे से। इवो को पता था जैन का कमरा कौन सा है, क्योंकि वो जानता था कि बचपन में जैन ने कहा था उसका कमरा हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है, क्योंकि उसे वहां के रोज गार्डन्स बहुत पसंद है। जैन को भी ये बात उसने बहुत पहले बोली, इसलिए इवो को कंफर्म तो नहीं था कि जैन का रूम कौन सा है, पर ये जरूर कंफर्म था जैन का रूम जब भी होगा तो रोज गार्डन साइड होगा। और रोज गार्डन साइड आ जाता है, वो बहुत ध्यान से दीवार पर चढ़ता है और वहां से नीचे कूद जाता है। जब वो नीचे कूदता है तो कुछ गार्ड्स उसे देख लेते हैं। उसमें से एक गार्ड जल्दी से वहां दौड़ कर आता है और कहता है, कौन है कौन है, लेकिन उससे पहले ही वो जाकर एक वॉल के पीछे छिप जाता है जो कुछ हद तक पिलर के जैसा था। जब वो वॉल के बाहर से निकलता है तब वो देखता है कि वहां से सारे गार्ड जा चुके हैं। इवो वहीं के पास वाली खिड़की को खोलने की कोशिश करता है, जो कि अचानक से ही हवा की वजह से लग गई थी। जब इवो उसे खोलने की कोशिश करता है तो खिड़की ओपन हो जाती है। इवो तुरंत उस खिड़की के अंदर चला जाता है और वापस से खिड़की को लॉक कर देता है। अब वो उस मेंशन को ध्यान से देखने लगता है जहाँ चारों तरफ उजाला था। जहाँ जहाँ इवो पाँव रख रहा था वहाँ लाइट्स ऑन हो जा रही थी, जिससे इवो को पता तो चल गया कि वो जहाँ भी जाएगा लाइट्स ऑटोमेटिक ऑन हो जाएंगी। अब जैन अपने कमरे में शावर ले रहा होता है। तभी जैन कमरे से बाहर आता है और वो कहता है, आज तो मैं थक गया। जैन की कमर पर सिर्फ एक टॉवल बंधी होती है और वो अपने आप को आईने में देख रहा होता है और वो देखता है कि उसके गले पे बहुत सारे मार्क्स हैं जो इवो ने इसे दे दिए थे।
ईवो धीरे धीरे करके वहां से एक कमरे की तरफ चला जाता है। जब वो उस कमरे के बाहर पहुंचता है तब वो देखता है कि उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। वो जब अंदर झांक कर देखता है तो जैन बस अपने वेस्ट पर एक टॉवल बांधकर आईने के सामने खड़ा था और वो अपने नेक को चेक कर रहा था, जो कि ईवो के किस करने की वजह से काफी ज्यादा वहां पे बाइट करने की वजह से काफी ज्यादा लव मार्क्स आ गए, जो रेड, पर्पल और पिंक में हो गए थे। ईवो उसे ध्यान से देख रहा था कि जैन आखिर कर क्या रहा है। अब जैन धीरे धीरे उन सारे मार्क्स को छूने लगता है और उसका चेहरा बिल्कुल रेड हो जाता है, ये याद करके कि ईवो ने उसे किस तरह से फ्रेशली किस किया था। ये देखकर ईवो को भी हंसी आ जाती है और कहता है, मन ही मन तुम अब भी मुझे मिस कर रहे हो। वो आगे बढ़कर कमरे के अंदर चला जाता है और वो धीरे से दरवाजे को लॉक कर देता है। जैन अब ड्रॉवर से एक वायलिन निकालता है और अपने गले पर लगाने लगता है। तभी अचानक से वो पीछे से उसे हक कर लेता है और कहता है, तुम अभी मुझे मिस कर रहे थे ना जैन? तब जैन शॉक हो जाता है और कहता है, ईवो? वो इस तरीके से बोलते हैं जैसे उसे शॉक ही लग गया हो कि वो उसके कमरे में हो सकता है। उसे ये अभी ड्रीम लग रहा था। वो ईवो की तरफ मुड़ता है और उसे टच करता है। जब ईवो की चिक्स को छूता है तब ईवो उसका हाथ अपने गाल पर रख लेता है और उसके हाथों में रब करने लगता है अपना चेहरा और कहता है, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया जैन, और तुम यहाँ हो कि मुझे एक बार कॉल कर नहीं सकते हो कि मैं कहाँ हूँ। तब जैन कहता है, मुझे कॉल करने की जरूरत ही नहीं थी, तुम खुद ही यहाँ आ गए। मैं तो सोने से पहले तुम्हें कॉल करने वाला था, पर तुम खुद ही यहाँ आ गए, तो मुझे कॉल करने की अब जरूरत ही नहीं है। ईवो ध्यान से उसका चेहरा पकड़ता और कहता है, आई लव यू जैन। तब जैन ब्लश करने लगता और कहता है, मी टू। तो ईवो कहता है, नहीं ये नहीं चलेगा, जो मैंने कहा तुम वही कहो। तो जैन कहता है, नहीं मैं कहूंगा तो तुम मुझे क्या दोगे? बोलो। मैं नहीं कहता। तभी ईवो का चेहरा उदास हो जाता और कहता है, तुम नहीं कहोगे? तो कहता है, नहीं मैं नहीं कहूंगा। अब ईवो उसे वही उसके थाइस को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और उसे अपनी गोद में ले लेता है। ये चीज देखकर जैन शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे अचानक से ईवो का लोअर पार्ट बहुत ज्यादा हार्ड महसूस होने लगता है। वो बहुत ज्यादा ब्लश करने लगता है और कहता है, ईवो मुझे नीचे उतारो, ईवो नीचे उतारो। तो वो कहता नहीं, पहले तुम मुझे वही कहो जो मैंने अभी तुमसे कहा है। वो कहता नहीं, बिल्कुल नहीं। तब ईवो स्माइल करते हुए कहता है, तुम भूल गए कि तुम सिर्फ यहाँ मेरे सामने नेकेड खड़े हो। तब जैन कहता है, नहीं मैं नेकेड नहीं हूँ, मैंने अपने वेस्ट पे टॉवल बांध रखा है। तब ईवो कहता है, अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है? तो ईवो जब ये बात कहता है तो जैन अपने लोअर पार्ट को देखता है, जो कि उसके थाई सब पूरी तरीके से शो होने लग गए थे। अब जैन ईवो को कहता है, ईवो नीचे उतारो, देखो तुम क्या कर रहे हो, नीचे उतारो। ईवो का लोअर पार्ट और ज्यादा हार्ड हो गया था, इसलिए जैन को महसूस होने लगता है ईवो बहुत ज्यादा हार्ड हो गया है। ईवो धीरे धीरे अपने बॉडी को जैन की बॉडी से रब करने लगता है, जिसे जैन मौन करता कहता है, आई लव यू टू ईवो, मुझे नीचे उतारो। ये बात सुनते ही जैसे ईवो का कंट्रोल खुद पे से छूट जाता है और वो जैन को ले जाकर बेड पर सुला देता है और उसे किस करने लगता है। जैन अब ईवो के शोल्डर्स को बहुत टाइटली पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। उन दोनों की किस हॉट होती जाती है, जिसकी वजह से ईवो और जैन को भी बहुत हॉट महसूस होने लगता है। उन दोनों के हार्ट में एक बहुत अच्छी और वार्म फीलिंग होती है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दूसरी तरफ अब हाइकवान ऑफिस से गाड़ी लेकर जियांग्स मैंशन के आगे चला जाता है। जियांग्स मैंशन के आगे जाकर 2 मिनट के लिए हाइकवान अपनी कार रोकता है और सोचता है क्या मुझे अंदर जाना चाहिए, क्या मुझे जाना चाहिए। तभी हाइकवान को जंक्शन की बात याद आती है कि जंक्शन ने उसे कहा था, माय हस्बैंड मुझे लेने आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तब तक मैं तुम्हारे लिए तैयार हो जाता हूँ। जाकर ये सोचते ही हाइकॉन ब्लश करने लगता है और वो सोचता है अगर
इस शादी को सक्सेसफुल करने के लिए, इस मैरिज को सक्सेसफुल करने के लिए अगर जंगछा अपना 100% लगा सकता है तो मैं भी लगाऊंगा। वो अपने कार को जैंग मैंशन के आगे फ्रंट डोर पर ले जाकर खड़ा कर देता है और जब उसी कार को देखते हैं सारे गार्ड्स तो तुरंत दरवाजा खोल देते हैं और अचानक से ये बात जंग फैंगमैन को पता चलती है कि लैंड एम्पायर का हायर यहाँ आया हुआ है। जंग फैंगमैन पैनिक करने लगते हैं कि ऐसा क्या हो गया जो इतनी रात गए वो यहाँ आया है। ये बात मैडम यू को भी उसी वक्त पता चल जाती है क्योंकि मैडम यू अभी अभी शावर लेकर कमरे में आई थी। तो वो कहती हैं क्या, तो वो लोग जल्दी से तैयार होकर बाहर आते हैं रूम के, जहाँ जंगछा ऑलरेडी बाहर गेट पर खड़ा होकर वेट कर रहा होता है। हाइक्वान अपनी गाड़ी जंगछा के सामने रोकता है। जंगछा कहता है तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा पूरे 15 मिनट से इंतजार कर रहा हूँ। तब हाइक्वान हंसते हुए गाड़ी से निकलता है और वो कहता है तुम मेरा 15 मिनट से इंतजार कर रही थी, यानी कि तुम्हें तैयार होने में 30 मिनट लगते हैं। तब हाइक्वान ये देखता है कि ये बात सुनने के बाद जंगछा थोड़ा सा ब्लश करने लगा है। तब हाइक्वान कहता है तो तुम्हें तैयार होने में सच में 30 मिनट लगते। फिर जंगछा नॉय होके कहता है तुम चुप करोगे। तब हाइक्वान हंसता है और जंगछा के लिए गाड़ी का दरवाजा खोल देता है। जंगछा गाड़ी का दरवाजा खोल जैसे देखता है कि हाइक्वान उसके लिए खोल रहा होता है, तब भी जंगछा हमसे कहता है यहाँ आने के लिए शुक्रिया, मुझे नहीं लगा था तुम आओगे। तब हाइक्वान जिस टोन में जंगछा ने कुछ देर पहले हाइक्वान को रिप्लाई किया उसी टीजिंग टोन में हाइक्वान ने जंगछा को रिप्लाई करता है आखिर मेरे फ्यूचर हस्बैंड ने मुझे इतने प्यार से बुलाया था तो मैं कैसे नहीं आता। जंगछा इस बात पे अपनी आंखें रोल करता है और जाके गाड़ी में बैठ जाता है और उसके बाद तुरंत हाइक्वान में गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। बोलते तुम्हें कहाँ जाना है। तब जंगछा कहता है कहीं ऐसी जगह जहाँ इन सब चीजों से छुटकारा मिल जाए, जहाँ पीस हो, जहाँ थोड़ा सा दिमाग और दिल को सुकून मिल सके। तब हाइक्वान कहता है ठीक है हम लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। तब जंगछा अपना सर हाँ में हिलाता है और कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग ड्राइव बहुत अच्छी है। हाइक्वान हंसते हुए कहता है ये सारी चीजें हाइक्वान और ईबो को बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी क्योंकि ईबो सॉरी गाइस आई मीन जंगछा और हाइक्वान के लिए बहुत अजीब हो गया क्योंकि जिसे देखो जब देखो वो मैरिज प्रपोजल को बिजनेस की तरह ही देखते थे। जंगछा के पेरेंट्स घर से बाहर आते इससे पहले हाइक्वान अपनी गाड़ी को लेकर मेन गेट से बाहर निकल चुका होता है जंगछा के साथ। तब गार्ड्स देखते हैं कि हमारे यंग मास्टर उन्हीं के साथ है। तब जंग फैंगमैन एक गार्ड को वहां बुलाता और कहता है वो यहाँ क्यों आया था और हमसे बिना मिले क्यों चला गया। तब एक गार्ड जवाब देता है उनके साथ यंग मास्टर भी हैं। तब जंग फैंगमैन को झटका लगता है कि उसके साथ जंगछा है। मैडम यू कहती हैं जंगछा उसके साथ क्या कर रहा है, क्या उसे पता नहीं है इतनी रात एक ओमेगा को ले जाना उसी के घर से ये कितना ज्यादा सोसाइटी में अनरिस्पेक्टफुल होगा, डिसरिस्पेक्टफुल होगा उस ओमेगा के लिए जब ये बात सोसाइटी को पता चल जाएगी या लोगों को। तब जंग फैंगमैन कहता है डोंट वरी, हमने उनकी शादी तय कर दी इसलिए उन्हें मिलना चाहिए। तो मैडम यू कहती इतनी रात गए उसे मिलना चाहिए, दिन का समय काफी नहीं होता है जो इतनी रात गए। आपको नहीं पता सोसाइटी क्या कहती है, सोसाइटी क्या जानती है। हमने अभी तक उनकी एंगेजमेंट भी नहीं की, अगर ये बात बाहर आ गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी तरफ ईबो और जैन अपना टाइम एंजॉय कर रहे थे। जैन ईबो एक दूसरे को बहुत ज्यादा किस कर रहे थे, उनका किस ब्रेक होता है और वो कहता है तुम बहुत अच्छे गुड किसर हो, क्या तुमने इससे पहले भी किसी को किस किया है। तभी वो कहता है नहीं, ओनली फॉर वी। जब उसने अपना नाम सुना तो जैन कहता है अच्छा ये सिर्फ मेरे लिए है। तो वो अपना सर हाँ मिलाता कहता है। तब वो कहता है तुमने किसी को किस किया है इससे पहले। तो जैन ने कहा हाँ बहुत बार, मैंने इससे पहले भी बहुत बार किस किया है। तब ईबो को बहुत ज्यादा जेलसी होने लगती है।
उसे बहुत गुस्सा आने लगता है कि उसका होने वाला ओमेगा उससे पहले भी किसी को किस कर चुका है। तब ईवो अचानक से उसकी ग्रिप जैन के रिस्ट पे बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है और ईवो कहता है किसे। तब जैन याद दिलाते हुए कहता है पहले जब मैं लैंड मेंशन में था तब मैंने एक बार किस किया, फिर जब मैं होटल के वॉशरूम में था तब मैंने एक बार किस किया था। हाँ, मैंने इससे पहले भी किस किया है। जैन ये बात कुछ इस तरीके से बोल रहा होता है कि ईवो, उसका पूरा इरादा था कि वो ईवो को टीज कर सके और वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। ईवो दोबारा से जैन के लिप्स को अपने लिप्स से ब्लॉक कर देता है और क्या कुछ देर बाद उसके लिप्स से अलग होते हुए कहता है अच्छा तुम मुझे टीज कर रहे हो। तब जैन अपना हाथ ईवो के नेक के चारों तरफ और टाइटली ग्रिप कर लेता है और कहता है हाँ तो तुम क्या कर लोगे। अब ईवो का हाथ जैन के पूरे शरीर पर फैलाने लगता है अपना हाथ और वो जैन के हर बॉडी पार्ट को टच करने लगता है सेंसुअली, जिसकी वजह से जैन अचानक से मौन करने लगता है और इसकी वजह से वो कहता है शराब, अगर तुम इसी तरह से मौन करते रहे तो मैं अपना काबू खो दूंगा। तो जैन कहता है ये सारी तुम्हारी गलती, तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है। तब जैन कहता है तुम्हें पता है ईवो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें पता है मैं ओमेगा हूँ। तो ईवो कहता है हाँ मैं जानता हूँ तुम ओमेगा हो। तो अचानक से ईवो पूछता है तुम्हारी हीट कब आने वाली है। तब ईवो को जैन देखते हुए कहता है तुम्हें ये बात क्यों जाननी है। तब ईवो कहता है मुझे बताओ तुम्हारी नेक्स्ट हीट कब आने वाली है। तब वो कहता है इसी नेक्स्ट वीक। तो ईवो कहता है तुम उस समय क्या करते हो। तो जैन कहता है मैं अपनी मेडिसिन लेता हूँ, अपनी सप्लीमेंट्स लेता हूँ जिसकी वजह से मेरी हीट सप्रेस हो जाती है और मैं अपने सेंस को उस वक्त और ज्यादा कवर रखने की कोशिश करता हूँ। तब ईवो कहता है जब भी तुम्हारी हीट स्टार्ट हो तो मुझे कॉल करके बता देना। तब जैन कहता है स्माइल करते हुए मुझे तुम्हें बताने की जरूरत भी पड़ेगी कि मेरी हीट कब स्टार्ट होगी। मुझे लगता है उससे पहले ही तुम मेरे प्री हीट के टाइम मुझे फोन करके बता दो कि मेरी प्री हीट शुरू होने वाली है। तब वो बहुत प्यार से उसके फोrehead पे किस करता है और अपने और जैन के ऊपर ब्लैंकेट खींचकर एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर कर लेता है। अब ईवो ने जैन को बहुत टाइटली अपनी आर्म्स में होल्ड कर रखा था। तब जैन कहता है ईवो छोड़ो, मैंने अभी भी कुछ नहीं पहना। तब जैन कहता है अभी कुछ देर पहले किसी ने कहा था कि वो नेकेड नहीं है, उसने अपने वेस्ट पे टॉवल पहन रखा है। जब वो नेकेड नहीं है तो उसे कुछ भी पहनने की जरूरत क्या है। और ईवो अब जैन के गले जब अपना चेहरा ले जाकर उसकी सेंट को स्मेल करने लगता है, अपने चेहरे को उसके गले में नजल करने लगता है, जिसकी वजह से जैन को बहुत ज्यादा अच्छा और प्लेजर फील हो रहा होता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसे तुरंत नींद आ जाती है और वो धीरे धीरे स्नोरिंग करने लगता है। उसके स्नोरिंग की आवाज सुनकर ईवो को भी नींद आ जाती है और वो इसी तरह सो जाता है। दूसरी तरफ हाइक्वान और जंगचा बहुत आराम से अपने लॉन्ग ड्राइव को एंजॉय कर रहे होते हैं। हाइक्वान जंगचा को लेकर काफी दूर आ जाता है और वो एक आइसक्रीम पार्लर के सामने जाकर रुकते हैं और जंगचा कहता है मुझे आइसक्रीम खानी है, तुम्हें कौन सी आइसक्रीम पसंद है। तो जंगचा को हाइक्वान बोलता है मैं ज्यादा आइसक्रीम्स नहीं खाता। तो जंगचा बोलता है क्यों। तब जंगचा को रिटर्न बैक में जाओ क्योंकि ऑफिस के काम के बाद मुझे इतना समय नहीं मिलता है कि मैं कहीं घूम पाऊं। तब जंगचा उससे शोल्डर पे पेट करते हुए कहता है डोंट वेरी, मैं बहुत पार्टी पर्सन हूँ, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तब हाइक्वान हंसते हुए कहता है हाँ श्योर, मुझे लगता है मेरी ओमेगा वाइफ मुझे सब कुछ सिखाई देगी जल्दी। तब जंगचा ब्लश करने लगता है, वो कार से निकल जाता है और कहता है तुम किसका वेट कर रहे हो, चलो बिल कौन भरेगा, मैं नहीं भरने वाला। ऐसे भी मैं अपने साथ नहीं लेके आई क्योंकि मेरा फ्यूचर हस्बैंड मेरे ऊपर पैसे खर्च नहीं करेगा तो कौन करेगा। ऐसे भी तुम्हें इस बात की आदत डाल लेनी चाहिए। तो हाइक्वान उसे टीज करते हुए कहता है क्या तुम्हारे टेंट्रम्स उठाने के। तो जंगचा हंसने लगता है, वो दोनों इसी तरह अंदर चले जाते हैं। जंगचा को कहीं ना कहीं
हाईकॉन की कंपनी पसंद आने लगती है और हाईकॉन को भी जंक्षा पसंद आने लगता है। वो सारी चीजें लोग डिफिकल्ट बना रहे थे उन दोनों के लिए, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर ये चीजें सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि आगे की लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। वो दोनों जाते हैं और उनके पास एक वेटर आता है और कहता है मैं आपका कौन सा ऑर्डर लूं, आप क्या मुझे बता सकते हैं? तो जंक्षा कहता है मुझे वैनिला चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। तब हाईकॉन कहता है मुझे नहीं पता कौन सी आइसक्रीम अच्छी, क्योंकि मैंने काफी समय से आइसक्रीम्स नहीं खाए। तब जंक्षा कहता है तुम्हारे मूड को देख कर लगता है तुम्हें इस वक्त स्ट्रॉबेरी खानी चाहिए, इसके लिए स्ट्रॉबेरी। तब वो वेटर चला जाता है और कुछ देर बाद उन दोनों को ऑर्डर लेकर आ जाता है। जंक्षा के सामने उसकी ऑर्डर की हुई आइसक्रीम होती है और हाईकॉन के सामने उसकी ऑर्डर की हुई आइसक्रीम रहती है। वो दोनों अपने आइसक्रीम को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी जंक्षा बोलता है कैसी आइसक्रीम कैसी है? तो हाईकॉन कहता है ऑफकोर्स मेरी वुड बी वाइफ ने सिलेक्ट किया है तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तब जंक्षा कहता है अच्छा ऐसा है तो फिर मेरी पसंद की आइसक्रीम ट्राई करके देखो। तब जंक्षा अपने ही चम्मच को लेकर आइसक्रीम एक स्पून पूरी तरीके से फुल करता है और उसे जंक्षा हाईकॉन के चेहरे के सामने ले जाकर करता है और कहता है ओहो मुंह तो खोलो, खाओगे कैसे? तब हाईकॉन अपना मुंह खोलता है और उसे खाता है। तब हाईकॉन अपने मन में सोच रही होती है तो इनडायरेक्ट किस हो गया, मैंने उसी के स्पून से खा लिया। लेकिन जंक्षा के दिमाग में सब कुछ नहीं आता, वो तो बस हाईकॉन के फेस का रिएक्शन देखने में बिजी था कि उसका रिएक्शन कैसा आता। तब हाईकॉन कहता है ये सच में बहुत अच्छा था। तब हाईकॉन कहता है तुम मेरा ट्राई कर देखो। हाईकॉन अपना स्पून उठाता है और एक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम फुल करके स्पून में जंक्षा की लिप्स के पास ले जाता है और जंक्षा बिना कुछ भूले कुछ कहे वो अपना मुंह खोलता है और सारी आइसक्रीम अपने मुंह में ले लेता है और कहता है ओह कितनी ठंडी और टेस्टी है। जंक्षा के इस बचपने को देखकर हाईकॉन मुस्कुराने लगता है। उसकी सारी टेंशन चली गई थी जो कि मीटिंग की वजह से हो गई थी। तब जंक्षा हाईकॉन को देखता है और उसके चेहरे पे एक अजीब सी ऑकवर्डनेस अचानक से आ जाती है जो कि कुछ देर पहले तक नहीं थी। जंक्षा हाईकॉन का हाथ पकड़ते हुए कहता है क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पे अचानक से ऑकवर्डनेस के ये क्यों? मतलब जंक्षा कुछ बोल नहीं पाती, उसे समझ में नहीं आता उसे सब क्या बोलना चाहिए, वो चुप रहना ही पसंद करता है। तब हाईकॉन रिटर्न में उसका हाथ टाइटली होल्ड कर लेता और कहता है बोर्ड मीटिंग थी। तब जंक्षा कहता है तो क्या हुआ? बोर्ड मेंबर्स हमारे मैरिज प्रपोजल को लेकर बात कर रहे थे, उनके लिए सिर्फ बिजनेस है। तब जंक्षा हंसते हुए कहता है हाँ ये बिजनेस ही तो है। और ये कहते कहते जंक्षा की आंख से आंसू फिसल जाता है क्योंकि उसे ऐसी शादी चाहिए थी जिससे वो प्यार करे और उससे शादी करे, पर यहाँ उसकी शादी एक बिजनेस प्रपोजल के थ्रू हो रही थी। जियान यानली के लिए भी जब शादी का रिश्ता आया था, जंक्षा को आज भी याद है, जियान यानली जिन जूशन को पसंद करती थी और जिन जूशन भी जियान यानली को पसंद करता था। इसलिए जिन जूशन ने अपने फादर को कहकर जियान यानली के घर पर रिश्ता भिजवाया था कि मुझे जंक्स की डॉटर का रिश्ता चाहिए, और वो जंक्स ने खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लिया था, जिसकी वजह से जंक्स और जिन का रिश्ता काफी अच्छा था। जब हाईकॉन देखता है कि जंक्षा की आंख से आंसू फिसल गए, तब वो जंक्षा के पास जाकर बैठता है और उसके आंसू को साफ करता है। जंक्षा अपना सर हाईकॉन के शोल्डर पर रख लेता है और कहता है ये सब कितना अनोइंग है ना। तब हाईकॉन उसके बैक को रब करते हुए कहता है हाँ ये बहुत ज्यादा अनोइंग है। सब कहते हैं वो हमसे प्यार करते, वो हमारे भले के लिए कर रहे हैं, और उन्हें नहीं पता है कि ऐसा करने से हमें कितना हर्ट हो रहा है। जंक्षा अपना सर अभी भी हाईकॉन के शोल्डर पर रखा हुआ होता है और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है हम अगर शादी करेंगे तो ये सक्सेस हो पाएगी? तब हाईकॉन कहता है अगर हम एक दूसरे के लिए कोशिश करते रहे तो शायद सक्सेस कर जाए। तब जंक्षा कहता है हाँ शायद हम कर लेंगे। इस बात पर मुस्कुराते हुए हाईकॉन जंक्षा के फोरहेड पर किस करते हैं और जंक्षा अपनी आंखें बंद करके महसूस करता है कि उसके फोरहेड पर एक सॉफ्ट सी लिप्स से टच हुआ है। और उसके बाद जब हाईकॉन उससे अलग होता है तब
जंगछा अपनी आंखें खोलकर हाइक्वान को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। हाइक्वान कहता है, माई ओमेगा इज वेरी ब्यूटीफुल, ऐसे मत देखो वरना मैं अभी तुम्हें किस कर लूंगा। तब जंगछा उसे कहता है, तुमने अभी तो किया, अब कितना किस करोगे। ये बोलकर जंगछा उठने ही वाला होता है कि हाइक्वान उसे अपनी गोद में खींचकर बिठा लेता है और कहता है, किसी से नहीं कहते, किसी से कहते। वो जंगछा की लिप्स को अपनी लिप्स से ब्लॉक कर देता है और जंगछा 1 मिनट के लिए शॉक हो जाता है। जंगछा खुद को अलग करते हुए कहता है, तुम पागल हो गए हो, हम अभी शॉप में हो, देखो सब हमें देख रहे हैं कितने अजीब तरीके से, तुम पागल हो गए हो। तब हाइक्वान कहता है, हम यहाँ किस नहीं कर सकते, तुम यही कहना चाहते हो ना। तब जंगछा कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि हम किस नहीं कर सकते, हमारी शादी नहीं बनी, एंगेजमेंट भी नहीं हुई। तब हाइक्वान ये सुनकर हंसने लगता है। गाइस, आज की स्टोरी में यहीं पर रोक रही हूँ। अगर आपको मेरी फैन फिक्शन पसंद आ रही है गाइस, आप मुझे कमेंट करके बताना कैसी है, ओके। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर देना मेरे वीडियोस पे। अगर आपको 1% भी पसंद आया तो एक ही लाइक कर देना, ठीक है। आप सब लोग अगर एक लाइक करोगे तो मुझे पता चल जाएगा आप लोगों को ये पसंद आ रही है। इसे बंक्शस फ्लावर के साथ शेयर कर देना, मेरे वीडियोस को लाइक करना मत भूलना और प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज कीप लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जैसे ही आप मेरे वीडियोस को फिनिश करो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अगर आपका चैनल सब्सक्राइब है प्लीज मेरे वीडियोस को देखना मत भूलना, ओके। थैंक यू।